सो दिस इज अवर कंपास सर्विंग। अब क्या है कंपास सर्विंग, इसको समझने से पहले चेन सर्विंग की रेफरेंस दोबारा लेते हैं। फर्स्ट, इन चेन सर्विंग द कंट्रोल नेटवर्क एट द कंट्रोल पॉइंट एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ द मेजरमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चेन सर्विंग में हमने क्या था, चेन सर्विंग के अंदर हमने जो कंट्रोल नेटवर्क बनाया था कंट्रोल पॉइंट्स की मदद से, वो एस्टैब्लिश हुआ था विद द हेल्प ऑफ द लीनियर मेजरमेंट। पर कंपास सर्विंग के अंदर जो आपके कंट्रोल पॉइंट है उसको एस्टैब्लिश करेंगे हम with the help of both linear measurement also and angular measurement also. So in case of chain surveying, the controls point were established with the help of linear measurement. In case of compass surveying, the control points will be established with the help of linear measurement and angular measurement. तो यहाँ angle की measurement भी आ जाएगी. Now the degree of accuracy in the compass surveying is limited to 5 minutes. जो degree of accuracy है compass surveying के अंदर वो limited है कहाँ तक, 5 मिनट तक. ये standard problem है आपका. So degree of accuracy in case of compass surveying is limited to 5 minutes. So इसका मतलब error कहाँ तक permitted है, 5 मिनट तक permitted है. तो ये तो आपको बेसिक जानकारी दी. अब डिफरेंस भी निकालते हैं. SSC में डिफरेंस पूछता है मेंस के अंदर. तो क्या क्या डिफरेंस है हमारे चेन सर्वेइंग और कंपास सर्वेइंग के अंदर. पहला, चेन सर्वेइंग के अंदर आपको सिर्फ लीनियर मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है. कंपास सर्वेइंग में लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट दोनों की रिक्वायरमेंट है. चेन सर्वेइंग के अंदर जो हमारा फ्रेमवर्क है, इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क्स ऑफ ट्रायंगल. और कंपास सर्वेइंग में इट विल कंसिस्ट ऑफ ओपन और क्लोज्ड पॉलीगन. तो इन चेन सर्वेइंग आपका जो नेटवर्क है वो ट्रायंगल्स का नेटवर्क है. कंपास सर्वेइंग में आपका जो नेटवर्क है वो पॉलीगन का है. पॉलीगन क्लोज भी हो सकता है, पॉलीगन ओपन भी हो सकता है. वो ओपन और क्लोज पॉलीगन में क्या फर्क है अभी आगे बताऊंगा. तो चेन सर्वेइंग में सिर्फ लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वेइंग में लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों. चेन सर्वेइंग में जो नेटवर्क है वो ट्रायंगल का बनेगा. कंपास सर्वेइंग में जो नेटवर्क है वो पॉलीगन का बनेगा. पॉलीगन हमारा क्लोज भी हो सकता है, वो ओपन भी हो सकता है. नेक्स्ट, चेक लाइंस आर रिक्वायर्ड टू चेक द एक्यूरेसी. तो चेन सर्वेइंग में हम चेक लाइन बनाते हैं एक्यूरेसी को चेक करने के लिए. पर कंपास सर्वेइंग में एक्यूरेसी इज चेक्ड विद द हेल्प ऑफ द एडजस्टमेंट. अब क्या होते हैं एडजस्टमेंट अभी आगे करेंगे. नेक्स्ट, आपका जो चेन सर्वेइंग है इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल फ्लैट एरिया. चेन सर्वेइंग शूट करती है जब एरिया छोटा हो और फ्लैट हो, जहां पे एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट कम हो. कंपास सर्वेइंग शूट करता है जब एरिया बड़ा हो, फ्लैट नहीं हो और एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, where the requirement of the accuracy is comparatively more. तब हम क्या करते हैं, कंपास सर्वेइंग यूज करते हैं. तो अभी के डिस्कशन में तो हमने बस यही देखा कि चेन सर्वेइंग और कंपास सर्वेइंग में मोटा मोटा कितना फर्क है. क्लियर है? चलिए आगे. इको इन दी वॉइस मेरे ख्याल से तो हो गया. हाँ चलो. तो चेन सर्वेइंग कंपास सर्वेइंग के अंदर आपको डिफरेंस बताया. अब पीछे हमने क्या बोला कि कंपास सर्वेइंग के अंदर जो हमारा ट्रैवर्स है इट विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट विल कंसिस्ट ऑफ अ पॉलीगन. अब वो पॉलीगन की बात करते हैं यहाँ पे. हियर विल बी टॉकिंग अबाउट दैट पॉलीगन. कहने का मतलब है जो ट्रैवर्स है वो क्लोज भी हो सकता है, वो ओपन भी हो सकता है. अब यहाँ पर हमेशा गलती होती है ओपन और क्लोज के अंदर कि ओपन का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब क्या है. पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, framework which consists of number of connected lines forming an open or closed polygon will be technically termed as traverse. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Framework which consists of number of connected lines which will form open or closed polygon. वो framework जो open और closed polygon बनाए, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम traverse बोल देते हैं. This is technically termed as traverse. चलो ठीक है. अभी जो traverse है दो तरह के होते हैं. पहला traverse is a closed traverse. The first of the traverse is closed traverse. अब closed से misconception create होती है. मिसकंसेप्शन क्या क्रिएट होती है कि इस ट्रैवर्स में हमारा जो पॉलीगन है वो बंद रहेगा. जरूरी नहीं है बंद हो, हमारा पॉलीगन ओपन भी रह सकता है. तो दोनों डायग्राम बने हुए हैं, एक जगह बंद है और जो दूसरा पॉलीगन है वो ओपन है, पर इसका नाम क्या रखा हुआ है, क्लोज्ड ट्रैवर्स. अब होता क्या है क्लोज्ड ट्रैवर्स टेक्निकली? क्लोज्ड ट्रैवर्स वो ट्रैवर्स होता है जिसका स्टार्टिंग स्टेशन और जो एंड स्टेशन है वो हमें पहले से ही नोन है. तो क्लोज्ड ट्रैवर्स वो ट्रैवर्स होता है जिसका स्टार्टिंग स्टेशन और जिसका एंड स्टेशन हमें नोन है. तो चेक करो, पहले वाले केस में स्टार्टिंग स्टेशन भी ए है और एंड स्टेशन भी ए है और ये हमें नोन है, ये क्या कहलाएगा, क्लोज्ड ट्रैवर्स कहलाएगा. दूसरे वाले केस में स्टार्टिंग स्टेशन ए है, एंड स्टेशन ई है और स्टार्टिंग और एंड स्टेशन दोनों अलग अलग हैं पर नोन है, ये क्या कहलाएगा, क्लोज्ड ट्रैवर्स कहलाएगा. तो क्लोज्ड ट्रैवर्स वो ट्रैवर्स होता है जिसमें हमें स्टार्टिंग और एंड स्टेशन पहले से ही नोन होता है. अगर स्टार्टिंग और एंड स्टेशन नोन है और सेम है, इसको हम बोलेंगे लूप ट्रैवर्स. अगर स्टार्टिंग और एंड स्टेशन डिफरेंट है
इसको हम बोल देंगे लिंक्ड ट्रैवर्स। तो लूप और लिंक ट्रैवर्स दोनों के दोनों क्लोज्ड ट्रैवर्स हैं, क्योंकि क्लोज्ड ट्रैवर्स में हमें स्टार्टिंग स्टेशन और एंड स्टेशन नोन होता है। तो क्लोज से मतलब ये नहीं है कि पॉलीगन क्लोज होना चाहिए, पॉलीगन ओपन भी हो सकता है, पर उस पॉलीगन में आपके जो स्टार्टिंग स्टेशन है और जो एंड स्टेशन है उन दोनों की जानकारी हमें पहले से ही होगी। क्लियर है चीज? तो स्टार्ट और एंड नोन, बिल्कुल सही बात है। तो फिर ओपन ट्रैवर्स क्या होता है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज ओपन ट्रैवर्स? ओपन ट्रैवर्स वो ट्रैवर्स होता है जिसमें स्टार्टिंग स्टेशन तो नोन होता है पर जिसमें एंड स्टेशन नोन नहीं होता। तो open traverse is the type of traverse in which the start station is known or established, but the station at which the traverse will be finished is not known. जरा देखो, इस ट्रैवर्स में मुझे स्टार्टिंग स्टेशन नोन है पर एंड स्टेशन नोन नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे ओपन ट्रैवर्स। ये ओपन ट्रैवर्स जनरली कहां पर होता है? ओपन ट्रैवर्स जनरली यूज करते हैं फॉर सर्वे ऑफ रोड, फॉर सर्वे ऑफ रेलवे, फॉर सर्वे ऑफ कैनाल, फॉर सर्वे ऑफ टनल। इसको हम बोल देते हैं ओपन ट्रैवर्स। तो कैनाल की सर्वे करनी है, नहीं पता एंड स्टेशन क्या है, रोड की सर्वे करनी है, नहीं पता एंड स्टेशन क्या है, रेलवे ट्रैक की सर्वे करनी है, नहीं पता एंड स्टेशन क्या है, फिर टनल की सर्वे करनी है, नहीं पता एंड स्टेशन क्या है, इसको हम क्या बोल देते हैं? ओपन ट्रैवर्स बोल देते हैं। तो क्लोज ट्रैवर्स का मतलब ये नहीं है कि आपका पॉलीगन क्लोज रहे, पॉलीगन ओपन भी रह सकता है। पॉलीगन अगर क्लोज रहेगा इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे लूप ट्रैवर्स। अगर पॉलीगन ओपन रहेगा इसको हम क्या बोल देंगे? लिंक ट्रैवर्स बोल देंगे। कोस्ट लाइन, बिल्कुल सही बात है, कोस्ट लाइन में भी नहीं पता हमें, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस कि ट्रैवर्सिंग में कितने तरह के ट्रैवर्स अवेलेबल है। अब ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल टू कैरी आउट द ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग करने के खूब सारे तरीके। पहला कंपास ट्रैवर्स, दूसरा प्लेन टेबल ट्रैवर्स, तीसरा थियोडोलाइट ट्रैवर्स, चौथा स्टेडिया ट्रैवर्स। So there are four methods available to carry out the traverse: compass traverse, plane table traverse, then theodolite traverse, then stadia traverse. अभी हमारा सारा फोकस किसके ऊपर होगा? अभी हमारा सारा फोकस होगा कंपास ट्रैवर्स के ऊपर। So presently the entire focus will be on compass traverse. क्या होती है कंपास ट्रैवर्स? In compass traverse, a magnetic compass is used for measurement of the angle. कंपास ट्रैवर्स में हम मैग्नेटिक कंपास को यूज करेंगे एंगल की मेजरमेंट के लिए। ये क्या आ गया? हाँ, कंपास ट्रैवर्स में हम क्या करते हैं? इन कंपास ट्रैवर्स वी टेक द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक कंपास टू मेजर द एंगल एंड वी टेक द हेल्प ऑफ चेन और टेप फॉर द लीनियर मेजरमेंट। तो हमें पता है कंपास ट्रैवर्सिंग में लीनियर मेजरमेंट भी होगी और एंगुलर मेजरमेंट भी होगा। तो कंपास ट्रैवर्स में लीनियर मेजरमेंट हम करेंगे चेन और टेप की मदद से, पिछला चैप्टर था, और यहाँ पर हम एंगुलर मेजरमेंट करेंगे किसकी मदद से? मैग्नेटिक कंपास की मदद से। तो दिस टाइप ऑफ ट्रैवर्स इज नोन एज कंपास ट्रैवर्स। इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? कंपास ट्रैवर्स बोल देते हैं। लीनियर मेजरमेंट हमने कर रखी है तो यहाँ पर सारा फोकस किसके ऊपर होगा? एंगल के मेजरमेंट के ऊपर होगा। अब हम बात करेंगे किसकी? मेजरमेंट ऑफ एंगल की, कि एंगल कैसे मेजर किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवर्स लाइन इज डिफाइंड बाय द हॉरिजॉन्टल एंगल व्हिच दिस लाइन विल मेक विद द रेफरेंस लाइन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवर्स लाइन इज डिफाइंड with the help of the horizontal angle which this line makes with the reference line। जो ये लाइन बना रही है किसके साथ? रेफरेंस लाइन के साथ। तो लीनियर मेजरमेंट हमने करी चेन और टेप की मदद से, एंगुलर मेजरमेंट हम करेंगे कंपास ट्रैवर्सिंग के अंदर। तो जो भी आपकी ट्रैवर्स लाइन है, इस ट्रैवर्स लाइन ने जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल बनाया किसके साथ? रेफरेंस लाइन के साथ, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देंगे? इसको हम टेक्निकली बोल देंगे एंगल ऑफ द ट्रैवर्स लाइन। अब जो रेफरेंस लाइन आप चूज करोगे इसको बोला जाता है मेरिडियन। तो रेफरेंस लाइन को बोलेंगे मेरिडियन, और जो एंगल हमारी ट्रैवर्स लाइन इस मेरिडियन के साथ बनाएगी इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवर्स लाइन। तो दो बातें बताई हैं। डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवर्स लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड बाय द लाइन विद द रेफरेंस लाइन, दैट रेफरेंस लाइन इज नोन एज मेरिडियन। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारी मेरिडियन है, दिस इज अवर मेरिडियन। तो मेरिडियन मतलब रेफरेंस लाइन, ये हमारी ट्रैवर्स लाइन है, दिस इज अवर ट्रैवर्स लाइन ए बी। इस ट्रैवर्स लाइन ने जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल बनाया रेफरेंस लाइन के साथ, इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवर्स लाइन। और ट्रैवर्स लाइन की जो लंबाई है ये आप कैसे मेजर करोगे? ये मेजर करोगे चेन और टेप की मदद से। तो लीनियर मेजरमेंट भी हुई और एंगुलर मेजरमेंट भी हो गई। तो दोनों मेजरमेंट हमने करी है यहाँ पे, बोथ द मेजरमेंट्स आर बीन डन।
क्लियर है? यानी अब फोकस किसके ऊपर करेंगे? नाउ द फोकस विल बी ऑन व्हाट? नाउ द फोकस विल बी ऑन मेरिडियन। तो जो रेफरेंस लाइन के साथ हमने इसका हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवर्स लाइन। और रेफरेंस लाइन को क्या बोलते हैं? मेरिडियन बोलते हैं। अब ये कितने तरह की मेरिडियन है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेरिडियन। 4 तरह की मेरिडियन होते हैं, एक एक करके उठाते हैं। द फर्स्ट ऑफ द मेरिडियन इज नोन एज व्हाट? द फर्स्ट ऑफ द मेरिडियन इज नोन एज ट्रू मेरिडियन। अब क्या होती है ट्रू मेरिडियन? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज ट्रू मेरिडियन? अ ट्रू मेरिडियन is a meridian which is passing through a point on the surface of the earth. It is a line which is obtained by the intersection of the earth's surface with the plane which is passing through that point and geographical north and south pole. अब मैंने पूरी स्टेटमेंट अंग्रेजी में बोल दी। इस बात को समझने के लिए हम डायग्राम समझते हैं। ट्रू मेरिडियन किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालोगे? ट्रू मेरिडियन अगर आपको किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो वहां पर आप क्या करो? वहां पर आप एक प्लेन को पास करो। यू पास दैट प्लेन। लेट अस सपोज ये मेरा अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के ऊपर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया। आई हैव कंसीडर्ड अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। मेरे को इस पॉइंट पे ट्रू मेरिडियन निकालना है। तो इस पॉइंट पे ट्रू मेरिडियन निकालने के लिए मैं इस पॉइंट से एक प्लेन पास करूंगा। इस पॉइंट से तो प्लेन पास करना है आपको, पर वो प्लेन और कहां से पास होना चाहिए? ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से भी पास होना चाहिए। ये प्लेन जब अर्थ की सरफेस से जाके मिलेगा, जहां पर भी ये प्लेन अर्थ की सरफेस से जाके मिला, वहां पर एक लाइन बनेगी। दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग अ लाइन। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। दैट लाइन विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज ट्रू मेरिडियन। अब देखो मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, यहां पर मैंने आपको एक ट्रू मेरिडियन भी बना के दी। अब मैं एक दूसरा पॉइंट कंसीडर करता हूं। आई एम कंसीडरिंग वन मोर पॉइंट हियर। मुझे इस पॉइंट पे ट्रू मेरिडियन निकालनी है। कैसे निकालोगे? इस पॉइंट से एक प्लेन पास करो जो और कहां से पास करेगा? ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से पास करेगा। तो मैंने पास किया, तो मैंने एक प्लेन को पास किया। ये प्लेन जहां पर भी अर्थ की सरफेस से जाके मिलेगा, एक लाइन बनेगी। उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रू मेरिडियन। सो दिस इज आल्सो ट्रू मेरिडियन एंड दिस इज आल्सो ट्रू मेरिडियन। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2। इसका मतलब आपको हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग ट्रू मेरिडियन मिल जाएगी। फॉर एवरी पॉइंट यू विल बी गेटिंग डिफरेंट ट्रू मेरिडियन। अब जरा मुझे बताओ, क्या सारी ट्रू मेरिडियन एक दूसरे के पैरेलल है क्या? ये जो सारी ट्रू मेरिडियन है एक दूसरे के पैरेलल है क्या? आर दीस ट्रू मेरिडियन? मैंने 2 ट्रू मेरिडियन बनाई है, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है क्या? Econ voice since last few lectures. Are all these true meridian parallel to each other? ये जो मैंने 2 ट्रू मेरिडियन बनाई है, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है? नहीं। ये कहां से पास हो रही है? दे आर पासिंग थ्रू व्हाट? ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, पर ये कहां से पास होती है? ये पास होती है ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से। सो ट्रू मेरिडियन एट डिफरेंट पॉइंट्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, बट ऑल दीज ट्रू मेरिडियन विल पास फ्रॉम ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ। क्लियर है चीज? बट फॉर सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन, अगर मेरा एरिया छोटा है, इफ माई एरिया इज स्मॉल, जैसे सपोज ये मेरा एरिया है, अगर मेरा एरिया छोटा है तो उस छोटे एरिया में आप मान सकते हो कि सारी ट्रू मेरिडियन एक दूसरे के पैरेलल है। पर अगर वो आपसे सवाल पूछेगा, सवाल में आप ये बोलोगे नहीं भैया, ट्रू मेरिडियन अलग अलग पॉइंट पे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, बल्कि वो सारी की सारी ट्रू मेरिडियन जाके मिल जाती है। किससे? ट्रू नॉर्थ से और ट्रू साउथ से। पर अगर एरिया ऑफ सर्वे हमारा छोटा हुआ तो हम सारी ट्रू मेरिडियन को क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के पैरेलल मान सकते हैं। क्लियर है चीज? We can assume parallel. बिल्कुल सही बात है। So what is the first type of meridian? The first type of meridian is known as, जो पहली मेरिडियन अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। The second type of meridian is known as, जो दूसरा मेरिडियन अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट is indicated by a freely suspended magnetic needle. Let us suppose मुझे अर्थ की सरफेस के ऊपर फिर से मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट नंबर 1। मुझे अर्थ की सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश करनी है। अगर आपको मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश करनी है, क्या करो? यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड कर दो। मैग्नेटिक नीडल जिस भी डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगी, वो डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक मेरिडियन होगी।
So magnetic meridian at a point is indicated by freely suspended magnetic needle or magnetic bar. क्लियर चीज? ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है मुझे किसकी डायरेक्शन बताती है? ये मुझे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन बताती है. इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ. क्लियर चीज? अब जो हमारे अर्थ के जियोलॉजिकल पोल्स हैं वो तो फिक्स हैं, पर जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है. The magnetic field of the earth keeps on changing. Hence, magnetic north and magnetic south are never fixed. इसका मतलब जो हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है वो भी फिक्स नहीं होती. तो हमारी जो ट्रू मेरिडियन है वो तो फिक्स है, पर हमारी जो मैग्नेटिक मेरिडियन इज नॉट फिक्स. ये वेरी कर जाती है, तो इट इज वेरिएबल. इस बात को मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन में ओरिएंट होती है वो हमारी क्या होती है? मैग्नेटिक मेरिडियन. दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक साउथ and this is our magnetic meridian. ये हमारी magnetic meridian है. But what about geographical north and south pole? ये हमारा geographical यानी ये true north है और ये हमारा true south है. This is our true south. इसका मतलब true meridian at a point and magnetic meridian at a point are not same. दोनों के बीच में आपको कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा. और moreover जो magnetic meridian होती है वो चेंज होती रहती है किसके हिसाब से? जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से चेंज हो रही होती है. इट चेंजेस विद द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. ट्रू मेरिडियन अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन और नॉट. लोकल अट्रैक्शन पता ही नहीं है क्या होता है. क्या होती है लोकल अट्रैक्शन? अभी तक तो बस मैंने मेरिडियन बताया है, पर तो प्लेन टेबल सर्वेइंग का भी पूछ लो. तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था? हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था कि डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज द एंगल व्हिच द लाइन मेक्स विद द रेफरेंस लाइन. रेफरेंस लाइन इज नोन एज मेरिडियन. पहली मेरिडियन ट्रू मेरिडियन, दूसरी मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन. द सेकंड ऑफ द मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन. अब तीसरी मेरिडियन आई. द थर्ड ऑफ द मेरिडियन व्हिच वी यूज इज नोन एज ग्रिड मेरिडियन. तीसरी मेरिडियन जो अवेलेबल है हमारे पास, यानी तीसरी रेफरेंस लाइन जो आप कंसीडर कर सकते हो उसको बोलते हैं ग्रिड मेरिडियन. क्या होता है ग्रिड मेरिडियन? फॉर द सर्वे ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का सर्वे करने के लिए ट्रू मेरिडियन व्हिच इज पासिंग थ्रू अ सेंट्रल प्लेस इज कंसीडर्ड एज रेफरेंस मेरिडियन. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कंट्री के अंदर सर्वे करने के लिए हम ट्रू मेरिडियन को पास कराते हैं किससे? उस कंट्री के सेंट्रल लोकेशन से. उस रेफरेंस मेरिडियन को पूरी कंट्री के लिए यूज किया जाता है और उसको हम बोलते हैं ग्रिड मेरिडियन. So grid meridian is used for the survey of the entire country and it generally passes through the central place of that country. उस कंट्री की जो सेंट्रल प्लेस है वो वहां से पास कर जाती है. इस रेफरेंस मेरिडियन को हम क्या बोल देते हैं? इस रेफरेंस मेरिडियन को हम बोल देते हैं ग्रिड मेरिडियन. So this is technically termed as grid meridian. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? Any of the point to be referred from this? अब बात आती है कि भैया इंडिया की ग्रिड मेरिडियन, जैसे आ गया सवाल, सर इंडिया की ग्रिड मेरिडियन क्या है? तो इंडिया की ग्रिड मेरिडियन मैंने आपको अगले पेज में दिखा रखी है. तो ये हमारा इंडिया का मैप बना हुआ है, ये हमारी ग्रिड मेरिडियन है. सो दिस इज ग्रिड मेरिडियन. और ग्रिड मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट. तो इंडिया की जो ग्रिड मेरिडियन है, यानी इंडिया की जो रेफरेंस मेरिडियन है, उसका लॉन्गिट्यूड पूछ सकता है वो आपसे, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट. दिस इज द ग्रिड मेरिडियन व्हिच इज यूज्ड फॉर द इंडियन कंट्री. ये इंडिया कंट्री के लिए यूज किया जाता है. ये जो पूछता भी है, बहुत ही फेमस है. कहां से पास होता है? ये मिर्जापुर से पास होती है. इट पासेस फ्रॉम द मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में. इसके अलावा 5 स्टेट ऐसे हैं जहां से हमारी ग्रिड मेरिडियन पास होती है. ये पांचों स्टेट बना रखे हैं. ये यूपी है, ये झारखंड है जहां से पास हो रही है, ये उड़ीसा से पास होती है, ये आंध्र प्रदेश से पास होती है. सो दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स. और ये मध्य प्रदेश से भी पास होती है. तो यूपी है, एमपी है, झारखंड है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है. इन 5 स्टेटों से हमारी ग्रिड मेरिडियन पास हो रही होती है. तो ये आपके जीएस का सवाल भी बन गया. इससे टाइम मेजर होता है. बेटा टाइम कहां से आ गया इसके अंदर? तुम दूसरे दुनिया में रहो. इससे मैं अपनी ट्रैवर्स लाइन का एंगल मेजर करूंगा. कौन सा टाइम की बात आ गई? अभी हम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, तो ट्रैवर्सिंग में आपकी जो ट्रैवर्स की लाइन है उसकी डायरेक्शन मेजर करनी है. डायरेक्शन मेजर की जाती है रेफरेंस लाइन से. तो हमारी कंट्री के लिए रेफरेंस लाइन यही है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रिड मेरिडियन. टाइम सही नहीं चल रहा तुम्हारा अभी? बाद में मेजर करेंगे टाइम. चलो आगे बढ़ते हैं.
तो अभी बाकियों का टाइम वेस्ट मत करो, टाइम के ऊपर सवाल पूछ के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द मेरिडियन इज नोन एज आर्बिट्री मेरिडियन। तो पहली हो गई ट्रू मेरिडियन, जो कहां से पास करेगी, जियोग्राफिकल नॉर्थ जियोग्राफिकल साउथ से पास करेगी। फिर मैग्नेटिक मेरिडियन विच इज शोन बाय द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल। फिर ग्रिड मेरिडियन, किसी भी कंट्री के सेंट्रल पॉइंट से पास करती है। इंडिया के लिए कहां से पास करती है, मिर्जापुर से पास करती है। जगह का नाम नहीं पता आपको, लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, 82.3 डिग्री ईस्ट से पास करती है। लास्ट टाइप ऑफ मेरिडियन इज आर्बिट्री मेरिडियन। नाम में लिखा हुआ है आर्बिट्री मेरिडियन, अ मेरिडियन व्हिच इज टेकन इन एनी कन्वीनियंट डायरेक्शन। आप वो रेफरेंस लाइन जो किसी भी कन्वीनियंट डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हो, इसको हम बोल देते हैं आर्बिट्री मेरिडियन। अब आर्बिट्री मेरिडियन जैसे कोई चिमनी दिख जाए आपको, आप बोलो ये मेरी आर्बिट्री मेरिडियन है। कोई टावर दिख जाए, कोई रेलवे स्टेशन दिख जाए, कोई इलेक्ट्रिकल वायर दिख जाए आपको, आप बोलोगे यही हमारी रेफरेंस मेरिडियन है। तो आप अपनी ट्रेवर्स लाइन का जो डायरेक्शन है इस रेफरेंस लाइन से मेजर करने लग जाओगे। रेफरेंस लाइन को क्या बोलेंगे, मेरिडियन। और ये रेफरेंस लाइन आपने आर्बिट्री डायरेक्शन में कंसीडर करी, इसे क्या बोलेंगे, आर्बिट्री मेरिडियन। क्लियर है? तो चार तरह के मेरिडियंस निकल के आ गए। 4 टाइप्स ऑफ मेरिडियन वी हैव डिस्कस हियर। चले आगे। ग्रिड मेरिडियन हमेशा फिक्स रहेगी, हाँ कंट्री के लिए फिक्स रहेगी, जब तक कंट्री उसे चेंज नहीं कर लेती। तो आप ये बोलोगे किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम फिक्स रहेगा, हाँ फिक्स रहेगा जब तक सरकार चेंज नहीं कर लेती, तब तक तो फिक्स रहेगा वो। तो वैसे ग्रिड मेरिडियन भी फिक्स रहेगी, हाँ फिक्स रहेगी जब तक चेंज नहीं कर लो आप किसी भी रीजन की वजह से। तो अभी तक तो फिक्स है, चेंज नहीं हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं उस एंगल की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द एंगल। सो एंगल, हमने बोला किसी भी ट्रेवर्स लाइन का जो डायरेक्शन है वो हम उसके हॉरिजॉन्टल एंगल से बताते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एंगल हमारी ट्रेवर्स लाइन रेफरेंस लाइन के साथ बनाएगी। रेफरेंस लाइन को बोलेंगे हम क्या, मेरिडियन। अब उस हॉरिजॉन्टल एंगल को हम क्या बोलते हैं, बेयरिंग बोलते हैं। सो व्हाट इज बेयरिंग? बेयरिंग इज द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय द ट्रेवर्स लाइन विद द रेफरेंस मेरिडियन। तो बेयरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल है जो हमारी ट्रेवर्स लाइन बनाती है किसके साथ, रेफरेंस लाइन के साथ। तो लेट सपोज ये हमारी रेफरेंस लाइन है, दिस इज ट्रू नॉर्थ, ये हमारी ट्रेवर्स लाइन है, ट्रेवर्स लाइन है ए बी। इसने जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाया किसके साथ, हमारी मेरिडियन के साथ, इस हॉरिजॉन्टल एंगल को बोला जाता है बेयरिंग। सो हॉरिजॉन्टल एंगल व्हिच इज मेड बाय द ट्रेवर्स लाइन विद द रेफरेंस लाइन और मेरिडियन विल बी टर्म्ड एज बेयरिंग, इसको हम बेयरिंग बोलेंगे। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मेरिडियन, चार तरह के बेयरिंग हो गए। जैसी जैसी मेरिडियन होगी वैसे वैसे एंगल होंगे। जैसे एग्जांपल, अगर हमारी ट्रेवर्स लाइन ने हॉरिजॉन्टल एंगल बनाया ट्रू मेरिडियन के साथ, आप एंगल को बोलोगे ट्रू बेयरिंग। अगर हमारी ट्रेवर्स लाइन ने हॉरिजॉन्टल एंगल बनाया मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, आप बोलोगे मैग्नेटिक बेयरिंग। अगर हमारी ट्रेवर्स लाइन ने हॉरिजॉन्टल एंगल बनाया ग्रिड मेरिडियन के साथ, आप बोलोगे ग्रिड बेयरिंग। अगर हमारी ट्रेवर्स लाइन ने हॉरिजॉन्टल एंगल बनाया आर्बिट्री मेरिडियन के साथ, आप बोलोगे आर्बिट्री बेयरिंग। इसका मतलब चार तरह के एंगल निकल के आ गए, यानी चार डायरेक्शन है आपकी लाइनों की। तो आपकी एक ट्रेवर्स लाइन चार अलग अलग एंगल बना रही है चार अलग अलग मेरिडियन के साथ। क्लियर है चीज? यहाँ पर भी देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो। ये भैया अलग से ही चल रहा है इसका, तो एनवायरमेंटल साइंस कब से पढ़ोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हें ये बता देगा एनवायरमेंटल साइंस कब से पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे तुम्हें ये बताएगा एबी। एबी को बताया सब कुछ, ये एबी को मैसेज डालो तो यूट्यूब पे आके, वो तुम्हें बताएगा एनवायरमेंटल साइंस कब से पढ़ाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब जो भी आपके बेयरिंग आए निकल के, व्हाटएवर बेयरिंग्स यू हैव कैलकुलेटेड, बेयरिंग ऑफ द ट्रेवर्स लाइन कैन बी डेजिग्नेटेड बाय टू सिस्टम्स। हम दो तरीकों से बेयरिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बेयरिंग ऑफ द ट्रेवर्स लाइन कैन बी डेजिग्नेटेड बाय टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। दो तरह के सिस्टम है बेयरिंग को बताने के लिए। पहला होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम। तो पहला सिस्टम क्या है, होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम। और दूसरा सिस्टम क्या है, क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम। So there are two types of bearing system which are available. पहला whole circle bearing system और दूसरा quadrant bearing system. अब दोनों bearing system को एक एक करके उठाते हैं। We'll consider both the bearing system one by one. पहला whole circle bearing system.
Now in this system, bearing of the line is the horizontal angle between the line and the north end of the reference line. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में जो हॉरिजॉन्टल एंगल है वो आप मेजर करोगे लाइन के बीच में और नॉर्थ ऑफ द रेफरेंस लाइन के बीच में. अगर आपकी रेफरेंस लाइन है ट्रू मेरिडियन तो ट्रू नॉर्थ से एंगल, अगर आपकी रेफरेंस लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन तो मैग्नेटिक नॉर्थ से हॉरिजॉन्टल एंगल, अगर आपकी रेफरेंस लाइन है ग्रिड मेरिडियन तो ग्रिड नॉर्थ से आपका हॉरिजॉन्टल एंगल, अगर आपकी रेफरेंस लाइन है आर्बिट्री मेरिडियन तो आर्बिट्री नॉर्थ से आपका हॉरिजॉन्टल एंगल. इसको मैं क्या बोल दूंगा, होल सर्कल बेयरिंग बोल दूंगा. तो फिर होल सर्कल बेयरिंग जो आप मेजर करोगे ये किसके बीच में लाई करेगी, 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में लाई करेगी. दूसरा पॉइंट, सर इसमें सेंस क्या लेंगे मेजरमेंट का, इसमें सेंस ऑफ मेजरमेंट इज ऑलवेज टेकन एज क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवर्स लाइन ने जो एंगल बनाया हमारी मेरिडियन के नॉर्थ के साथ, इसको मैं बोलूंगा होल सर्कल बियरिंग. इसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में लाई करेगी. अच्छा ये मेजर कैसे करते हैं, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास. तो प्रिज्मेटिक कंपास डायरेक्टली हमें क्या निकाल के दे देगा, होल सर्कल बेयरिंग निकाल के दे देगा. क्लियर है चीज. अब कई बार हम होल सर्कल बेयरिंग को रिड्यूस्ड बेयरिंग में भी कन्वर्ट कर देते हैं. अब रिड्यूस्ड बेयरिंग क्या होती है, अगर होल सर्कल बेयरिंग 90 डिग्री से ज्यादा है, अगर होल सर्कल बेयरिंग 90 डिग्री से ज्यादा है तो आप उसको करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री से कम एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो. और जैसे आपने उसको करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री से कम एंगल में कन्वर्ट किया, इसको मैं बोल दूंगा रिड्यूस्ड बेयरिंग. इसको हम टेक्निकली क्या बोल देंगे, रिड्यूस्ड बेयरिंग बोल देंगे. कैसे, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. इस बात को समझने के लिए इस डायग्राम को देखो. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट चेक दिस डायग्राम. अब इसमें अलग अलग ट्रैवर्स लाइन है हमारी, देयर आर डिफरेंट ट्रैवर्स लाइन. अब सबकी हम क्या निकालते हैं, होल सर्कल बेयरिंग निकालते हैं. पहली लाइन कौन सी है हमारी, पहली लाइन है ओपी लाइन. तो ओपी लाइन, तो यहां पर हमने लिखा लाइन, तो पहले हमने लिखा लाइन, तो लाइन, फिर हम लिख रहे हैं होल सर्कल बेयरिंग, फिर हम लिखेंगे रिड्यूस बेयरिंग. होल सर्कल बेयरिंग लिखेंगे, फिर साथ में क्या लिख देंगे हम, रिड्यूस बेयरिंग भी लिख देंगे. चलो उठाओ. तो पहली लाइन है ओपी लाइन. तो ओपी लाइन किसमें है, पहले क्वाड्रेंट में. इसकी होल सर्कल बेयरिंग कितनी है, 30. अब क्योंकि ये 30 डिग्री से कम है तो आपकी रिड्यूस बेयरिंग भी क्या होगी, आपकी रिड्यूस बेयरिंग भी क्या होगी, सेम 30 डिग्री होगी, 30 डिग्री होगी. पर साथ में आप क्वाड्रेंट भी बता दोगे. तो ये क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है नॉर्थ ईस्ट. तो क्वाड्रेंट हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट. तो पहला केस आया. दूसरा केस OQ, OQ, OQ की ये है 160 डिग्री, तो 90 से ज्यादा है, 160 डिग्री 180 तक कम है. तो होल सर्कल बेयरिंग है 160 डिग्री. तो होल सर्कल बेयरिंग कितनी आ गई, 160 डिग्री. अब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको रिड्यूस करोगे किसके अंदर, रिड्यूस बेयरिंग के अंदर. रिड्यूस बेयरिंग मतलब करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री से छोटा ले जाओगे एंगल. अब 90 डिग्री से छोटा एंगल कैसे लेके जाएंगे, पहला ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में आ गया. दिस एंगल इज 20 डिग्री, ये एंगल 20 डिग्री है. और ये वाला एंगल कितना हुआ, अगर मैं इस एंगल को मेजर करूं, दिस एंगल विल बी हाउ मच, ये टोटल है हमारा 160 डिग्री, इसमें से 90 घटा दिया, ये हमारा कितना आ गया, दिस एंगल विल बी हाउ मच, 90 घटा दो तो 70 डिग्री निकल के आ जाएगा. तो ये एंगल आ गया हमारा 70 डिग्री और ये एंगल हो गया हमारा 20 डिग्री. दिस एंगल इज 20 डिग्री. अब मुझे रिड्यूस बेयरिंग बतानी है इसकी. आई विल से रिड्यूस बेयरिंग इज हाउ मच, मुझे इसकी रिड्यूस बेयरिंग बतानी है. तो रिड्यूस बेयरिंग में कितनी बता दूंगा, रिड्यूस बेयरिंग कितनी बता देंगे. सो विल से रिड्यूस बेयरिंग इज इक्वल टू 20 डिग्री साउथ ईस्ट. तो 20 डिग्री साउथ ईस्ट बता देंगे. क्लियर चीज. तो मेजरमेंट हमेशा साउथ या नॉर्थ से ही होती है. इससे ये समझ में आया, मेजरमेंट ऑफ द एंगल विल बी डन फ्रॉम साउथ और नॉर्थ ओनली. तो होल सर्कल बेयरिंग में हमेशा नॉर्थ से मेजरमेंट होगी. रिड्यूस्ड बेयरिंग के अंदर जब आप मेजरमेंट करोगे साउथ और नॉर्थ से ही करोगे. थर्ड क्वाड्रेंट में आया OR, थर्ड क्वाड्रेंट में आया OR. हमारी होल सर्कल बेयरिंग कितनी है, 240 डिग्री. होल सर्कल बेयरिंग 240 डिग्री, 180 घटाया तो ये एंगल कितना निकल के आ गया, ये एंगल निकल के आ गया 60 डिग्री. तो 60 डिग्री के साथ क्वाड्रेंट बता दो कितना आ जाएगा, साउथ वेस्ट. तो रिड्यूस बेयरिंग भी आ गई. किस डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर हो रहा है. चौथा OS, OS होल सर्कल बेयरिंग इज हाउ मच, होल सर्कल बेयरिंग इज 340 डिग्री. 340 डिग्री नॉर्थ से कितना एंगल आ रहा है,
20 डिग्री आ रहा है साउथ वेस्ट, 20 डिग्री आ रहा है साउथ वेस्ट। तो हम होल सर्कल बेयरिंग को रिपोर्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल के टर्म में विच इज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ। पर रिड्यूस्ड बेयरिंग आप नॉर्थ साउथ दोनों से मेजर कर सकते हो और इसकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से क्या होगी, कम होगी। इट्स वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन होल सर्कल 360 डिग्री टेकन, इसकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से कम होगी। So first type of bearing is known as what? Reduced bearing, also known as quadrant bearing। नहीं भैया, quadrant bearing अलग है, करेंगे अभी आगे। Quadrant bearing is separate। Whole circle bearing को आप quadrant bearing के टर्म में बता सकते हो। Reduced bearing is not quadrant bearing। Quadrant bearing अभी बताऊंगा मैं आगे। तो दूसरा सिस्टम हमारा है quadrant bearing का सिस्टम। अब quadrant bearing क्या होती है? Quadrant bearing of a line is the acute angle which the line makes with the reference meridian। तो quadrant bearing क्या होती है? Quadrant bearing of a line is the acute angle which the line makes with the reference meridian। तो जो quadrant bearing है उसका मैग्नीट्यूड तो reduced bearing के बराबर आएगा, पर उसको लिखने का तरीका अलग होता है। सेकंड, जो आपकी quadrant bearing है वो आप clockwise एंटी clockwise दोनों डायरेक्शन में मेजर कर सकते हो। होल सर्कल बेयरिंग हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होगी, पर अगर मैं बताऊं क्वाड्रेंट बेयरिंग, ये आप क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हो। इसकी वैल्यू भी 0 और 90 डिग्री के बीच में ही होती है। होल सर्कल बेयरिंग आप मेजर करते हो किससे? कौन सा कंपास यूज किया था हमने यूज किया था प्रिज्मेटिक कंपास। पर क्वाड्रेंट बेयरिंग हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वेयर्स कंपास। जब भी आप क्वाड्रेंट बेयरिंग बताओगे, पहले आप नॉर्थ और साउथ बताओगे, फिर एंगल की वैल्यू लिखोगे और फिर बाद में उसमें ईस्ट और वेस्ट बताओगे। तो कैसे रिपोर्ट करेंगे? चेक करो क्वाड्रेंट बेयरिंग, पहले बताऊंगा नॉर्थ, तो नॉर्थ, फिर एंगल की वैल्यू, फिर बाद में क्या बताएंगे, ईस्ट और वेस्ट। तो ओपी के लिए नॉर्थ के साथ एंगल मेजर किया 30 डिग्री और क्वाड्रेंट है हमारा नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट बता दिया। फिर आ गए हम दूसरी लाइन के लिए, ओक्यू के लिए। पहले हमने मेंशन किया कहां से, साउथ, एंगल कितना है 20 डिग्री, फिर हमने क्वाड्रेंट में ईस्ट मार्क कर दिया, तो ईस्ट। फिर आ गए हम तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर, तीसरे क्वाड्रेंट में साउथ, क्योंकि मेजर कहां से कर रहे हो आप, मेजरमेंट इज डन फ्रॉम आइदर साउथ और नॉर्थ पॉइंट, व्हिचएवर इज क्लोजर, जो भी पास में निकल के आए। फिर आपने वैल्यू बताई एंगल की 60 डिग्री, फिर साथ में आपने ईस्ट और वेस्ट मार्क कर लिया। फिर आप मेजर करोगे इस लाइन की बेयरिंग कहां से, नॉर्थ से, तो लिखा आपने नॉर्थ, सॉरी ये नॉर्थ है, दिस इज नॉर्थ, साउथ लिखा हुआ है, सो दिस इज नॉर्थ 20 डिग्री वेस्ट, सो नॉर्थ 20 डिग्री वेस्ट। तो रिड्यूस्ड बेयरिंग आपने कैलकुलेट करी, क्वाड्रेंट बेयरिंग आप मेजर करते हो, तो फर्क है दोनों बातों के अंदर। सो रिड्यूस्ड बेयरिंग आपने कैलकुलेट करी किसकी मदद से, होल सर्कल बेयरिंग की मदद से। क्वाड्रेंट बेयरिंग हम कैसे करते हैं, मेजर करते हैं किसकी मदद से, सर्वेयर्स कंपास की मदद से। हाउएवर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आता है, सेम आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इज सेम, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम निकल के आया। आरबी और क्यूबी अलग अलग होता है, ये आज पता चला। क्या डिफरेंस है वो भी बता दिया। प्रिज्मेटिक कंपास का फोटो, चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, वन मोर पॉइंट इज टू बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ। अगर आपकी कोई लाइन है वो पॉइंट कर रही है नॉर्थ में ही सीधा, अगर हमारी कोई लाइन है वो पॉइंट कर रही है नॉर्थ में, तो आप उसको क्या बोल दोगे, ड्यू नॉर्थ। अगर कोई लाइन है वो पॉइंट कर रही है साउथ में, आप उसको बोल दोगे ड्यू साउथ। अगर कोई लाइन है जो पॉइंट कर रही है ईस्ट में, तो आप उसको क्या बोल दोगे, ड्यू ईस्ट। अगर कोई लाइन है जो पॉइंट कर रही है वेस्ट में, आप उसको बोल दोगे ड्यू वेस्ट। तो कई बार ये स्टेटमेंट आपको सवाल में लिख के देगा, ड्यू नॉर्थ, ड्यू साउथ, ड्यू ईस्ट, ड्यू वेस्ट। इस बात का मतलब है ये लाइन उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, दैट लाइन इज पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन जो आपने ड्यू के साथ लगा रखा है, व्हिच इज बीइंग यूज्ड अलोंग विद द ड्यू।